नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 विज्ञान का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसी में हम सभी प्रश्न करेंगे। 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न हम इसी में करने वाले हैं। प्रश्न के साथ साथ हम इसी वीडियो में इनके उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बच्चे। और साथ ही साथ मैंने इन ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो पिछली वीडियो में जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। और इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो आइए बच्चों, आज के आपके प्रश्न शुरू करते हैं। 4 नंबर वाले प्रश्न। सबसे फर्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बच्चों आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर में, परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो आइए परावर्तन का नियम देखते हैं। आपका उत्तर है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? ये कोई आपका दर्पण हो गया, कोई चमकीला पदार्थ हो गया, और ये आपकी कोई प्रकाश की आती हुई किरण हो गई, यानी कि ये कौन सी हो गई? आपतित किरण। और जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है और किसी सतह से टकराती है और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। यानी कि जो बच्चों आती हुई किरण है वो हमारी हो जाएगी आपतित किरण, और जो वापस तल से टकरा कर लौट जाती है वो हो जाती है हमारी परावर्तित किरण। आइए परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लेते हैं। तो नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपका आपतन कोण है, जो आती हुई किरण है, ये आपतन कोण, और जो जाती हुई किरण है, इनके बीच जो कोण बनता है ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, और ये जो बीच में है ये आपका बच्चों अभिलंब हो गया। तो ये सभी कहाँ पर है? एक ही तल पर है। ये सभी कहाँ पर है बच्चों? एक ही तल पर है। ये आपका डायग्राम है, आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से। ये बच्चों आपका क्या हो गया? तो ये आपकी कोई सतह या कोई दर्पण हो गया। आती हुई किरण आपकी क्या हो जाएगी? आपतित किरण, और जाती हुई कौन सी हो जाएगी? परावर्तित किरण। और बीच में बच्चों क्या होता है? एक अभिलंब होता है। आइए और परिभाषा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा गया है तो हमें 4 नंबर के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो यह वह कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। आप देख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे बच्चे, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। उसी के बाद परावर्तन कोण वह कोण होता है जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो अब आप देख सकते हैं ये परावर्तित किरण हो गई, और ये क्या हो गया? हमारा अभिलंब। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? परावर्तन कोण। इसके आगे हमें दिया हुआ है, आपतित किरण यहाँ वह किरण होती है जो किसी सतह से टकराती है। आपतित किरण क्या होती है बच्चों? जो किसी सतह से, यानी कि यहाँ दर्पण से ये टकराई है। उसके बाद है परावर्तित किरण, यहाँ वह किरण होती है जो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है। परावर्तित किरण क्या होती है बच्चों? जो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो रही है? लौट रही है। उसके बाद है अभिलंब, यहाँ सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा है। तो ये रहा आपका अभिलंब। तो बस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिससे आपको फुल नंबर बिल्कुल मिलने वाले। तो आइए इसके अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपसे अथवा में क्वेश्चन पूछा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और उपचयन और अपचयन को परिभाषित कीजिए और एक एक उदाहरण दीजिए। तो आइए ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया हम देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या होता है बच्चों? आपको केवल इतना याद रखना है, ऊष्मा निकलती है। जिस क्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसे क्या बोल देंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है? अवशोषण। दो चीज़ें याद रखनी है, ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा
निकलती है और ऊष्माशोषी में क्या हो जाएगा, अवशोषण होता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों उपचयन। तो उपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, उपचयन। तो आप देख सकते हैं उदाहरण C+O2 क्या हो गया, CO2। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, इसमें संयोग हो रहा है। उसके बाद अपचयन। अपचयन में हम देख लेते हैं, अपचयन में हमें दिया है जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। उपचयन में क्या होगा, संयोग होगा, और अपचयन में क्या होगा, ह्रास होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं ZnO+C, Zn+CO। तो आप देख सकते हैं ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 बच्चों, जहाँ आपसे पूछा गया है मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा उसके नाम को वर्गीकृत कीजिए। तो ये रहा आपका मानव हृदय का स्वच्छ चित्र, जहाँ पर हमने सभी के नाम बताए। जैसे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा दायां अलिंद, शरीर के निचले भाग से महाशिरा दायां निलय और विभाजिका बायां निलय बायां अलिंद, और फुफ्फुस शिराएं और फुफ्फुस धमनियां और महाधमनी। इसके बाद हम आते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। तो जहाँ अथवा में बच्चों आपसे पूछा गया है धमनी एवं शिरा में कोई चार अंतर। तो आप देख सकते हैं धमनी और शिरा में चार अंतर। फर्स्ट अंतर है बच्चों, धमनी रुधिर को हृदय से ऊतकों तक ले जाती है। धमनी क्या कर रही है, रुधिर को हृदय से ऊतकों तक ले जा रही है, यानी कि हृदय से कहाँ लेके जा रही है, ऊतकों की ओर। इसमें हम उल्टा कर देंगे, शिरा रुधिर को ऊतकों से कहाँ लेके जा रही है बच्चों, हृदय की ओर। सेकंड है आपसे, सेकंड पॉइंट है धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों में कैसा होता है बच्चों, शुद्ध, और फुसफुस में कैसा होता है, अशुद्ध। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, केवल फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। इसी का आपको उल्टा कर देना है, धमनियों का उल्टा शिराएं में आपको कर देना है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इसमें रुधिर झटके के साथ बहता है, रुधिर का दबाव अधिक होता है। और इसमें हो जाएगा रुधिर का दबाव कैसा हो जाएगा बच्चों, कम। अगर इसमें अधिक है, इस वाले में अधिक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तथा रुधिर धीरे धीरे बहता है। इसमें कितना, इसमें कैसे बहता है बच्चों, झटके से, और इसमें कैसे बहता है, धीरे धीरे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इनकी भित्तियाँ मोटी तथा लचीली होती हैं। इसका उल्टा इसमें कर देंगे, इसकी भित्तियाँ पतली तथा कम लचीली होती है। इसमें कैसी होती है बच्चों, मोटी, तो इसमें कैसी हो जाएंगी, पतली। कुल मिला के आपको सिर्फ धमनियों वाला भाग याद करना है, शिराओं में आपको इसका उल्टा कर देना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारक को लिखिए। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट है चालक की लंबाई, यानी कि उसकी लंबाई क्या है। तो चालक का प्रतिरोध R, यानी कि R चालक की लंबाई L की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, चालक का प्रतिरोध क्या, R किसके अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, L क्या है, हमारी चालक की लंबाई। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो देख लेते हैं, चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, परिभाषा तो आप खुद लिख सकते हैं। क्या लिखना है हमें, चालक का प्रतिरोध क्या हो गया हमारा, R। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि ए के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। तो R अनुक्रमानुपाती 1/A। उसके बाद है थर्ड नंबर पे चालक के ताप पर, यानी कि चालक का ताप। तो चालक का ताप पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा घटाने पर घट जाता है। क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्या याद रखना है बच्चों, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा और घटाने पर घट जाएगा। उसके बाद है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट याद हो गए होंगे। फर्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि जो प्रतिरोध R है वो उसकी लंबाई L के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे में आपको याद करना है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड वाला हो जाएगा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाने पर प्रतिरोध भी घटेगा। और फोर्थ हो जाएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
इसके बाद हम आते हैं हम इसके अथवा के क्वेश्चन पे, जहाँ बच्चों आपसे पूछा है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए कोई चार। तो आपको जाइलम एवं फ्लोएम में कोई चार अंतर बताने। तो सबसे आसान अंतर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे धमनी और शिरा में मैंने आपको बताया वैसे इसमें आपको करना है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को वृक्ष के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं। सेकंड है जाइलम मृत ऊतक होते हैं और फ्लोएम क्या होते हैं, जीवित। इसमें कैसे होते हैं, मृत ऊतक और इसमें जीवित ऊतक। थर्ड नंबर पे इसमें संवहन नलिकाएं होती है और इसमें चालनी कैसी होती है, चालनी। इसमें कैसी होती है बच्चों, संवहन। उसके बाद है 4 नंबर पे इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है और इनकी भित्ति कैसी हो जाएगी, कम मोटी होती है। कुल मिला के आपको अंतर बहुत ही आसान रहते हैं। सिर्फ एक साइड का कोई सा भी भाग याद करो और उसके बाद दूसरे वाले में उसका अपोजिट कर दो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए, IMP क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।